बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप केडीवी लाइव के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। हमसे बात कीजिए और अपने बिजनेस का प्रचार करें। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन सर्वे का काम स्थगित होने जा रहा है, यानी कि बिहार में जमीन सर्वे का काम रुक जाएगा। इसकी जानकारी खुद बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दी है। जब मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में यानी कि बिहार में जमीन मालिकों और फिर बाहर रहने वाले लोगों की परेशानी को देखते हुए फिलहाल सरकार इस सर्वे को 3 महीने के लिए स्थगित करने जा रही है। अगले कुछ दिनों में नोटिस जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सर्वे को लेकर के भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, लेकिन इससे लोगों का भला होने वाला नहीं है। आज परेशानी है, उनके लिए कल अच्छा होगा। फिलहाल जनता को कष्ट में देख करके हमें भी कष्ट हो रहा है, इसलिए 3 महीने के लिए इसे स्थगित कर दिया जाएगा। तो दरअसल मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता की मौत के बाद उनके घर संतावना देने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों को ये बयान दिया है और कहा है कि इस संबंध में 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों केंद्र सरकार ने खाद्य तेल पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है, यानी कि खाने वाले तेल पर, जिससे खाने वाले तेल की कीमतें बढ़ गई है। जी हाँ, घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में उछाल आया है। बाजार में खाने वाले तेल की कीमतों में लगभग 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी पाम और सोयाबीन के तेल पर हुई है। जब सरकार ने रिफाइंड तेल पर सीमा शुल्क को 12.5 से बढ़ा करके 32 रुपए 5% कर दिया है। जब त्योहारी सीजन में ये तेजी से 20 रुपए प्रति लीटर है या फिर इससे अधिक भी पहुंच सकती है, जिससे महंगाई का असर घर की रसोई पर पड़ेगा। अब आम आदमी की जेब भी पहले से अधिक ढीली होगी। जब वहीं पर सरसों तेल भी महंगा हो गया है। जब बिहार में किराना बाजार में रिफाइंड और फिर सरसों के अलावा अन्य खाद्य तेलों पर 10 से 15 रुपए प्रति लीटर किलो की महंगाई हो गई है, प्रति लीटर की महंगाई हो गई है। व्यापारियों के अनुसार सरकार ने पाम, सोया और फिर सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क 5.5% से बढ़ा करके 27.5% कर दिया है, जबकि रिफाइंड पर यह शुल्क 13.75% से बढ़ा करके 35.75% कर दिया है। शुल्क में उछाल हुई तो फिर बाजार में आने वाली चीजें अपने आप महंगी हो जाएगी। इसी वजह से खाद्य तेलों पर महंगाई आ गई है। दोस्तों बिहार में अब मजदूरों को वाजिब हक मिलेगा, क्योंकि सरकार ने खास प्लान बनाया है, जिससे मजदूरों को लेकर के ये बहुत अच्छी खबर है। आपको बता दूं कि बिहार में मजदूरों का वर्गीकरण होगा। कौशल के आधार पर मजदूरों का वर्गीकरण करने की तैयारी चल रही है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से जल्द ही इस संबंध में इस पर निर्णय लिया जाएगा। जब मजदूरों का वर्गीकरण करने का मूल उद्देश्य उनको जायज न्यूनतम मजदूरी दिलाना है। जब वर्गीकरण होने से बिहार के लगभग 2.90 करोड़ मजदूर अपनी कौशल क्षमता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि मजदूरों का एक लिमिट होगा कि कम से कम तो इतना मजदूरी मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा कितना हो जाए कोई लिमिट नहीं, लेकिन कम से कम इतना मजदूरी मिलना चाहिए। दरअसल बिहार में अभी मजदूरों का कोई भी वर्गीकरण नहीं है। हालांकि न्यूनतम मजदूरी के लिए वर्गीकरण है, यानी कि अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और फिर अति कुशल के आधार पर विभिन्न क्षेत्र में काम करने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय है। लेकिन मजदूरों का वर्गीकरण नहीं होने के कारण कोई भी कामगार ये दावा नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अमुक श्रेणी की मजदूरी दी जाए। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऑनलाइन गेम खेलने में बिहार देश भर में पहले स्थान पर है। जब बिहार के 78.65% किशोर यानी कि युवा ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 7 साल से 17 साल आयु वर्ग के बच्चे शामिल है। ये बच्चे 24 घंटे में 7 से 8 घंटे इसमें समय बिताते हैं। ये बातें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक सर्वे रिपोर्ट से निकली है। ये सर्वे जुलाई से अगस्त 2024 में किया गया है। जब देश भर में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य है। इन दोनों ही राज्यों के 75% बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। आपको बता दूं कि आयोग ने बिहार की 2 लाख बच्चों पर यह सर्वे किया, जहां बच्चों से प्रश्न उत्तरी भरवाया गया, जिसमें बच्चों ने खुल करके अपनी बातें रखी। 2 लाख बच्चों में से 1,79,000 बच्चे नियमित हर दिन 7 से 8 घंटे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। अधिकतर बच्चे इसके लिए रात का समय चुनते हैं, जब उन्हें कोई भी परेशान ना करे तब वो गेम खेलते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस रिपोर्ट को सभी राज्य बाल संरक्षण आयोग को भेज दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूल के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेम में समय का पता नहीं चलता है। ऐसे में 20% ऐसे बच्चे हैं जिनके
जिनकी कई बार स्कूल की परीक्षा तक छूट गई है। वहीं पर 48% से अधिक बच्चे हैं जो कर्ज में डूब चुके हैं जब वे अपने सहपाठी आदि से कर्ज लेकर के गेम खेलते हैं। ऐसे बच्चे कई बार गलत संगत में फंस चुके हैं। दोस्तों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का यानी कि तेजस्वी यादव की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राबड़ी देवी चक्की में अनाज पीसते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो को देख करके लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। वीडियो को नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने शेयर किया है, जिसमें राबड़ी देवी एक आम महिला की तरह ही तिरपाल पर बैठ करके जांता चलाती हुई दिख रही है। वे जांता में मसूर दाल पिसती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर साथ ही वे गेहूं साफ करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने इस वीडियो के साथ भावुक करने वाला संदेश भी अपने मां के लिए लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जीवन का संबल है मां, जीवन का आस विश्वास सारा प्यार प्रतिमान और आशीर्वचन है मां। तेजस्वी यादव फिलहाल विदेश में है। वे बीते 20 सितंबर को विदेश के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव अक्सर अपनी मां राबड़ी देवी का जांता चलाते हुए वीडियो शेयर करते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी और फिर अपनी पत्नी राजश्री का वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें राबड़ी देवी बड़े ही प्यार से अपनी बहू को जांता चलाना सिखा रही थी। तेजस्वी यादव ने अब एक बार फिर से अपनी मां राबड़ी देवी का जांता चलाते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे अपने परिवार की ग्राम से जुड़ाव और फिर तकनीकी युग में भी परंपरागत चीजों के उपयोग से जुड़े हुए रहने का संदेश दिया है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के निवास पर कल पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का आवागमन हुआ। सैयद शाहनवाज हुसैन ने सांसद पप्पू यादव के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पुष्प अर्पित करके ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने पप्पू यादव और फिर उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सांसद पप्पू यादव ने शाहनवाज हुसैन के इस भावुक पल में आने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि शाहनवाज हुसैन की संवेदनशीलता और फिर स्नेह ने इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना प्रदान की है। यह मुलाकात दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंधों की गहराई को दर्शाती है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी इस तरीके की संवेदनशील पहल राजनेताओं के बीच मानवीय संबंधों की महत्ता को रेखांकित करती है। दोस्तों, अपराध को काबू करने में कोताही पर पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट निर्देश कह दिया है कि विधि व्यवस्था सरकार की उच्च स्तरीय प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और फिर प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे तथा अपराध नियंत्रण के लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई करे। गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। रात्रि गश्ती और तेज करे। रात्रि एवं पैदल गश्ती की और प्रभावी बनाने के लिए वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर के रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सभी पूरी समन्वयता से काम करें। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खाली पड़े 1,23,000 पदों पर महिलाओं को 35% आरक्षण के साथ जल्द बहाली करें। उन्होंने बताया है कि महिला पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत किया जा चुका है। 1,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत है। बचे हुए पदों पर बहाली जल्द ही करें। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जब बिहार सरकार की ओर से कुछ दिन पहले ही आदेश जारी किया गया था कि जल्द से जल्द सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दी जाए, नहीं तो फिर बिजली काट दी जाएगी। कई जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर के बवाल भी हुआ। वहीं पर शुक्रवार को गोपालगंज जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध करने पर पूरे गाँव की बिजली काट दी गई थी। जब पुलिस के हस्तक्षेप के बाद गाँव में बिजली आई। एक तरफ लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से परेशान है तो दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड रोज नई तरकीबें अपनाते जा रहे हैं, जिससे पुलिस भी परेशान है। सरकार द्वारा चलाई जा रही हर नई योजनाओं का उपयोग करके वे ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठग अब बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर के वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिससे उनके खातों से रकम गायब हो रही है। जब बिहार में कई लोगों पर साइबर फ्रॉड ऐप डाउनलोड करके पैसा गायब करने का हथकंडा को अंजाम आजमा चुके हैं। जब बिजली विभाग ने ठगी पर लगाम लगाने के लिए अपने बिजली उपभोक्ताओं को इस प्रकार के स्कीम से बचने की अपील किया
किया। इसके अलावा किसी भी अननोन नंबर से कॉल आने पर अलर्ट रहने को कहा है। संबंधित विभाग की ओर से कहा गया है कि बिजली विभाग द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, इसके लिए ऑनलाइन या किसी प्रकार की मदद नहीं ली जाती है। ये सीधे सीधे साइबर फ्रॉड का मामला है। साइबर ठग मोबाइल में ऐप लोड करा करके आपके बैंक अकाउंट को सेंध लगा रहे हैं। जब ठग ने कहा है कि आपका मीटर का रिचार्ज खत्म होने वाला है और स्मार्ट मीटर का वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। इस काम को करने में आपको अपने मोबाइल में एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद ठग ने कहा है कि ऐप के माध्यम से 16 रुपए ट्रांसफर करें, इसके बाद ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जब इस बात की शिकायत उसने बिजली विभाग से कर दी और वे ठगी का शिकार होने से बच गए। जब दूसरे केस में यह हुआ कि मुजफ्फरपुर के मलीघाट के रहने वाले रमेश कुमार को भी वेरिफिकेशन के लिए ठग का कॉल आया। उसने भी ऐप इंस्टॉल करने को कहा और फिर रमेश कुमार ने ठग की बात मान ली। उन्होंने 16 रुपए ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद कुछ देर तक उनका मोबाइल काम करना बंद कर दिया। जब मोबाइल सही से काम करना शुरू हुआ तो फिर उसके अकाउंट से 35 रुपए गायब हो चुका था। उन्होंने इसकी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कुछ भी खास अता पता नहीं चला है। यानी कि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से नई तरीके की ठगी हो रही है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में तय समय पर पैक्स चुनाव कराने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। नवंबर महीने में पैक्स का चुनाव कराया जा सकता है। इसके लिए इसको लेकर के सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार में समय पर पैक्स चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची के अलावा पैक्स चुनाव की तैयारी और फिर इससे जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद संबंधित पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द तैयारी पूरी की जा सके। आपको बता दूं कि राज्य निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा मतदाता सूची की तैयारी के लिए संभावित कट ऑफ तिथि 30 सितंबर रखा गया है। इस तरह 30 सितंबर तक जो पैक्स में सदस्य जुड़ेंगे वही मतदाता होंगे। इसको लेकर के सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। यदि आप पैक्स का मतदाता बनना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर के जानकारी उपलब्ध कराई गई है। दरअसल बिहार में पैक्स चुनाव नवंबर माह में प्रस्तावित है। इसी महीने में चुनाव कराने की तैयारी है। दोस्तों, बिहार के जमुई जिले से फर्जी आईपीएस बनने का एक बड़ा मामला चर्चा में है, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से कल की खबरों में बताया गया था। जहां आपको बता दूं कि यहां पर एक युवक पुलिस की वर्दी पहन करके घूम रहा था, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि फर्जी पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी पहन करके गाँव गया था और वहाँ जाकर के अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और कहा था कि माँ, मैं IPS अफसर बन गया हूँ। आपको बता दूं कि ये युवक मात्र 10वीं पास है। इस 10वीं पास युवक से एक शातिर आदमी ने 2 लाख रुपए लिए थे और फिर उसे फर्जी IPS अधिकारी बना दिया था। साथ ही उसे अफसर की वर्दी भी बनवा कर दी। जब खुद को अफसर मान बैठा ये युवक सबसे पहले अपने गांव गया था, जहां पहुंचते ही हुए अपनी मां से बोला कि मैं पुलिस अफसर बन गया हूं मां। बेटे को देख करके भोली भाली मां काफी खुश हुई और उसे पुलिस अफसर मान बैठी और मां कहने लगी कि मेरा बेटा अफसर बन गया है, मैं अब मिठाई बांटूंगी पूरे गाँव में। तो माँ भी वैसा ही किया और पूरे गांव में मिठाई बांटना शुरू कर दिया। जब आपको बता दूं कि मामले की अधिक जानकारी करने पर पता चला कि मिथिलेश ने IPS बनने के लिए 2 लाख रुपए की जुगाड़ भी बहुत दिमाग से की थी। जब पुलिस में नौकरी पाने के लिए मिथिलेश कुमार ने अपने मामा से 2 लाख रुपए कर्ज लिया था। जब पुलिस वर्दी में IPS बनकर के मिथिलेश घर पहुंच करके सबसे पहले अपनी माँ से आशीर्वाद लिया था। 10वीं पास मिथिलेश को देख करके गाँव वाले भी हैरान थे, लेकिन गाँव के कई लोगों को खुशी थी कि मिथिलेश की पुलिस में नौकरी लग गई है और वह अधिकारी बन गया है। लेकिन शायद उन लोगों को यह पता नहीं था कि IPS की वर्दी पहन करके बाइक से घूमना मिथिलेश को महंगा पड़ेगा। जब सच्चाई पता चलते ही उसे असली पुलिस पकड़ लेगी और फिर IPS बने मिथिलेश की वर्दी 2 दिन में ही उतर जाएगी। यहाँ तक कि मिथिलेश जिस महंगी पल्सर बाइक पर घूम रहा था वह उसे दहेज में मिली थी। जिस शख्स ने नौकरी देने के लिए मिथिलेश से 2,30,000 रुपए की मांग की थी, उसे वह रकम देने के लिए उसने लगभग 2 सप्ताह तक कोशिश की। ईंट भट्टा पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मिथिलेश के माता पिता ने जब पैसे देने को लेकर के मजबूरी बताई, तब उसने 2 लाख रुपए अपने मामा से लेकर के जुगाड़ किया। 2 लाख रुपए देने के बाद उसे खैरा में मनोज सिंह नाम के एक शख्स ने पुलिस की वर्दी पहना करके एक नकली पिस्तौल जो कि लाइटर निकला उसे देते हुए IPS अधिकारी बना दिया गया। जब गुरुवार को वर्दी पहनने के बाद दहेज वाली बाइक से सबसे पहले वे अपने गाँव गया, फिर वह शुक्रवार को IPS की वर्दी में ही बाइक से सिकंदरा चौक आया, तब उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद मिथिलेश ने बताया है कि खैरा के मनोज सिंह, जिसने नौकरी देने के लिए कहा था, 2 लाख रुपए देने के बाद उसने मुझे पुलिस की वर्दी पहना करके भेज दिया।
दोस्तों बिहार में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जब बिहार के मुंगेर में गंगा का पानी निचले इलाके में घुसने के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर बरियारपुर रत्नापुर सुल्तानगंज स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 195 के गार्डर के पास गंगा का पानी पहुंच गया है, जब कई जगह पानी अब पटरी को छूने ही वाला है। रेल प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से रेलखंड की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ का मार्ग परिवर्तन कर दिया गया है। दरअसल बिहार के मुंगेर में बाढ़ का कहर अब रेल ट्रैक पर भी दिखने लगा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है तो कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया है। रेल रूट बंद हो जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और परिचालन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों ने बताया है कि स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आए थे, पर सूचना मिली कि बाढ़ का पानी ट्रैक पर चढ़ जाने के कारण जमालपुर भागलपुर रूट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से मौसम ने पलटी मार दी है, जहां उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि 23 सितंबर से यानी कि आज से बारिश की वापसी हो सकती है, जब पटना भागलपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में ये बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ नदियों के जलस्तर में भी इजाफा हुआ है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अगले 2-3 दिनों तक उत्तर बिहार में पछुआ हवा और फिर उसके बाद पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 सितंबर से 26 सितंबर तक पटना समेत पूरे बिहार में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी रहेगी। अगले 48 से 72 घंटे तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। सुबह शाम मौसम सुहाना रहेगा। इधर कुछ दिनों से पटना से लेकर के भागलपुर तक बारिश थमने के बाद तेज धूप और फिर उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। कई जिलों का तापमान बढ़ गया है। उमस वाली गर्मी से लोग परेशान है। मौसम विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार भागलपुर समेत बिहार के जिलों का तापमान 22 से 25 सितंबर के बीच अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। आज 23 से 25 सितंबर के बीच कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगले 2 दिन पछुआ और फिर उसके बाद पूर्व हवा चल सकती है। हवा की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। सुबह के समय हवा में नमी 80 से 95% और दोपहर में 40 से 55% रह सकती है। इस दौरान गर्मी और उमस बनी रहेगी। दोस्तों बिहार में हल्दीराम कंपनी निवेश करने वाली है, अपना फैक्ट्री लगाने वाला है। जब आपको बता दूं कि फैक्ट्री के लिए सरकार से यहाँ पर जमीन मिल गई है। जब देश की बड़ी कंपनी हल्दीराम बिहार में निवेश करने जा रही है। कंपनी ने अपने संयंत्र के लिए जमीन की मांग की थी। बिहार सरकार ने कंपनी को जमीन दे दिया है। सरकार ने हल्दीराम को राजधानी पटना के निकट बिहेटा में जमीन मुहैया कराई है। बिहेटा में जल्द ही हल्दीराम अपने संयंत्र का निर्माण शुरू करेगा। इस संयंत्र के लगने से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि पटना के निकट बिहेटा में सुप्रसिद्ध भारतीय मिठाई, स्नैक्स और रेस्टोरेंट कंपनी हल्दीराम अपनी फैक्ट्री लगाने जा रहा है। बिहार में कंपनी की नई इकाई की स्थापना के लिए बिहेटा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरापुर बिहेटा पटना में 12 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। संयंत्र लगाने का काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया है कि बिहार में औद्योगिक माहौल बन रहा है। कई बड़ी कंपनियां निवेश के लिए आ रही है। उन्होंने कहा है कि हल्दीराम की इस परियोजनाओं के लिए लगभग 300 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। जहां हल्दीराम द्वारा इस इकाई में विभिन्न प्रकार के स्नैक्स, नमकीन और फिर मिठाई का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने बताया है कि इस एक परियोजना से केवल प्रत्यक्ष रूप से 500 नौकरियों के सृजन का अनुमान है। करीब 5 से 10 हजार लोगों के पास रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों बिहार पुलिस महकमे में बम्पर बहाली होने वाली है। आपको बता दूं कि यहाँ पर 1,23,000 पदों पर बहाली होगी। जी हाँ, बिहार के युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर और अच्छी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार के पुलिस महकमे में सेवा देने की इच्छा रखने वाले युवाओं को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल बिहार सरकार बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों की बहाली करने जा रही है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी कई पद खाली है। जैसे में नीतीश सरकार जल्द ही इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करके युवाओं को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ा गिफ्ट दे सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर के समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को बिहार पुलिस महकमे में खाली पड़े पदों पर जल्द से जल्द बहाली करने का निर्देश दिया। आपको बता दूं कि फिलहाल बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए 2,29,139 पद स्वीकृत हैं। ऐसे में अब बिहार पुलिस महकमे में 1,23,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
दोस्तों, बिहार के नवादा में अग्निकांड की घटना के बाद परिवार से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। यह साथ ही कहा है कि जो लोग दोषी हैं उन लोगों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी है, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बीच प्रशासन पर जमकर के हमला किया और कहा कि सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वास्तविकता को प्रशासन के लोग छुपाए। जीतन राम मांझी ने कोर्ट पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले में कोर्ट भी दोषी है। यह 24 वर्षों से कोर्ट में मामला अटका लटका है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इस कारण ही इतनी बड़ी घटना घटी है और फिर यहाँ के प्रशासन को कुछ भी जानकारी नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि किसी तरह से महादलित को भगाने के लिए एक से बढ़कर एक कार्रवाई होती रही है। पहली लड़ाई 1959 में हुई, फिर 1962 में हुई और फिर 2023 में लड़ाई लड़ी हुई। 24 वर्षों से टाइटल चल रहा है, इसका निपटारा पहले हो जाता तो फिर आज ये घटना नहीं घटती। जब प्रशासन से हमने पूछताछ की तो फिर यहाँ के प्रशासन को भी काफी कम जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा है कि मात्र 3 वर्ष से ही लोग रह रहे हैं, प्रशासन सफेद झूठ बोल रहे हैं। प्रशासन का दोष ये है कि वास्तविकता को छुपाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डीजीपी अक्सर ये कहते नहीं थकते हैं कि अपनी कार्यशैली बदलें और फिर पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग करें, लेकिन शायद ही बिहार के पुलिस कर्मियों को ये बात हजम नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बिहार पुलिस के काम करने का तरीका आज भी नहीं बदल रहा है। ताज़ा मामला बिहार के गया जिले के आमस थाना के थानाध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जो कि थाने में आए फरियादी के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। जब वह खुद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिश्तेदार बताता है और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को औकात दिखाने की बात करता है। आमस थानेदार का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये सब बातें कह रहा है। हालांकि वायरल ऑडियो की पुष्टि केडीबी लाइव नहीं करता है, लेकिन ऑडियो को सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। गया जिले के आमस थानेदार इंद्रजीत कुमार पर वर्दी का घमंड इस कदर हावी हो गया है कि वे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जब पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, पीड़ित थाने पर फरियाद लेकर पहुंचता है तब उससे गालियों से बात करते हैं। खुद को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्तेदार बताने वाले थानेदार का मनोबल इतना बढ़ने का यही कारण है कि वे अक्सर फरियादियों से गाली में बात करते हैं। हद तो तब हो गई जब थानेदार ने बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को भी नहीं छोड़ा। मुकेश सहनी को भी गाली देने से बाज नहीं आए। जब थानाध्यक्ष इंद्रजीत कुमार ने सनोफ मल्ला यानी कि मुकेश सहनी को भी भद्दी भद्दी गाली दी, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, घरों के बाहर कार बाइक की पार्किंग तो आम बात है। जिसके घर के बाहर जितनी महंगी कार, उसकी हैसियत उतनी आंकी जाती है। लेकिन आज जिस गांव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वहां हर घर के आगे कार या फिर बाइक नहीं होती है, बल्कि हवाई जहाज की पार्किंग होती है। जी, हवाई जहाज है। मोहल्ले में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ प्राइवेट जेट यानी कि हवाई जहाज ही दिखेंगे। लोग चाय के लिए, दूध, चाय पत्ती खरीदने के लिए भी अपनी प्राइवेट जेट से ही जाते हैं, हवाई जहाज से ही जाते हैं। फैमिली के साथ लंच या फिर डिनर पर जाना हो तो भी लोग प्राइवेट जेट का ही इस्तेमाल करते हैं। ये मामला अपना इंडिया का नहीं है, भारत का नहीं है, बल्कि अमेरिका का है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक एल डोरेंडो काउंटी के कैमरन एयर पार्क गांव एविएशन के लिए बेहद खास गांव है। इस गांव में रहने वाले हर शख्स के पास अपना प्राइवेट जेट है। जब गांव में करीब 124 घर है, हर घर के सामने अपनी अपनी प्राइवेट जेट खड़ी है। अगर आप सोच रहे हैं कि गांव के लोग इतने अमीर है कि कार या फिर बाइक के बदले जेट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गांव को साल 1963 में बसाया गया था। जब दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में पायलटों की संख्या काफी ज्यादा हो गई थी। युद्ध के लिए बहुत से एयरफील्ड बनाए गए थे। युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया। जब बाद में सरकार ने इन इलाकों में रिटायर पायलटों को बसाने का फैसला किया, जो ऐसा ही एक एयरफील्ड कैलिफोर्निया में कैमरून एयर पार्क है, जहां हर परिवार के पास अपना प्राइवेट जेट है। इस गांव में ज्यादातर लोग रिटायर पायलट हैं, इसलिए वे अपने प्लेन भी खुद ही उड़ाते हैं। एयरफील्ड होने की वजह से जहां की सड़कें भी इसी तरह से बनाई गई है जहां से प्लेन को उड़ाया जा सके। लोगों के घरों में गैरेज के बजाय हैंगर होते हैं। यहाँ की चौड़ी सड़कें रनवे की तरह काम करती है। कैमरून एयर पार्क की सड़कों पर लगने वाले साइन बोर्ड और फिर लेटर बॉक्स को भी नीचे लगाया जाता है, जहाँ ताकि प्लेन उड़ाने में दिक्कत ना हो। जब सोशल मीडिया पर इस गांव की तस्वीरें और फिर वीडियो वायरल होती रहती है, सड़कों के किनारे पार्क प्लेन देख करके हैरानी होती है।
दोस्तों अब देश के सभी शैक्षणिक संस्थान तंबाकू मुक्त होंगे। जब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्र सरकार देश भर के शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने पर जोर दे रही है। तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की नीति को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और फिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साझा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी शिक्षण संस्थानों में तंबाकू मुक्त नीति का सख्ती से पालन किया जाए। जब भारत के युवाओं में तंबाकू के इस्तेमाल को लेकर के बढ़ती चिंता को दूर करने की दिशा में सरकार का ये एक ठोस प्रयास है। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान मैनुअल को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया है। यानी कि अब देश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल, कॉलेज हैं, उन सभी में तंबाकू मुक्त होंगे। जब कोई भी वहां पर तंबाकू का सेवन नहीं कर सकेगा। दोस्तों बिहार में नौकरी की तैयारी कर रहे तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में टेक्निकल सुपरवाइजर के पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार सरकार की PhD विभाग ने बिहार के सभी जिलों में पेयजल आपूर्ति योजना की क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और मरम्मत के लिए 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों को आउटसोर्स करने का फैसला किया है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर भर्ती की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में अभियंत्रण में डिप्लोमा या फिर समक्ष योग्यताधारी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी सेवा 1 साल के लिए होगी। दरअसल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PhD द्वारा 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों का नियोजन किया जाएगा। इस पर विभाग द्वारा कुल 13,25,73,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। चयनित पर्यवेक्षकों को 25,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री लगातार एक्शन में हैं। मंगल पांडे जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, सरकारी अस्पतालों की सूरत बदल गई है। इसकी प्रमुख वजह है हर अस्पताल की लगातार मॉनिटरिंग। मंत्री ने अपने सरकारी आवास पर एक विशेष सेल बना करके रखा है। ये सेल में बैठे लोग CCTV के माध्यम से दिन रात सरकारी अस्पतालों पर नजर रखते हैं और जरूरी निर्देश देते रहते हैं। अब मंगल पांडे ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। जब बिहार में 90 दिनों के अंदर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से 110 नए अस्पतालों का उद्घाटन होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि इनमें 5 जिला मॉडल अस्पताल समेत मातृ शिशु अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रमुख है। जब बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का है। राजधानी पटना के स्वास्थ्य भवन के सभागार कक्ष में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये जानकारी देते हुए कहा कि उनकी कोशिश सरकारी अस्पतालों में अस्थायी चिकित्सा व्यवस्था स्थापित करने की है। ये कामयाबी मिल भी रही है। जब सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, लोग बड़ी संख्या में सरकारी अस्पताल पहुंचने लगे हैं। दोस्तों बिहार के पूर्णिया से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम और फिर पहचान बदल करके एक हिंदू युवती को अपने प्यार के जाल में फंसा करके उसे शादी कर ली। युवती को इस धोखे का पता तब चला जब वो अपने ससुराल पहुंची और फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी की ये 6ठी शादी थी। आपको बता दो कि जियारुल ने युवती को अपना नाम शंकर यादव बताया और फिर खुद को एक राजमिस्त्री के रूप में पेश किया। जब वह लड़की के घर काम करने के लिए आया था, इसी दौरान उसने लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इतना ही नहीं, मुस्लिम युवक ने लोगों को अपने हिंदू होने पर यकीन दिलाने के लिए शंकर यादव के नाम से एक आधार कार्ड भी बनवाया था, जिसे देख करके लड़की को उस पर भरोसा हो गया। शादी के बाद जब लड़की ससुराल पहुंची तो फिर उसे सच्चाई का पता चला कि उसका पति एक मुस्लिम है। वह किसी तरह ससुराल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। जब लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल में उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया है। वह कहती है कि आरोपी और फिर उसके परिवार ने उसे घर से बाहर निकालने नहीं दिया और फिर उसके साथ मारपीट भी की गई। महिला ने बताया है कि उसे बंधक बना करके अलग अलग चीज खाने के लिए मजबूर किया। जब किसी तरह महिला ने रात के समय भागने का प्रयास किया और फिर सीधे थाने जाकर के शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब पूर्णिया के SP कार्तिक शर्मा ने बताया है कि मामले की जांच जरूर जारी है। दोस्तों बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और सोशल मीडिया पर ट्वीट करके नीतीश सरकार पर निशाना साधते आए हैं। इस बीच समस्तीपुर से सांसद और लोजपा की नेता संभावी चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वे सोशल मीडिया के राजा बन गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा। समस्तीपुर के सांसद संभावी चौधरी ने नेता विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले जो संगठित अपराध होते थे आज वे नहीं हो रहे हैं, और अगर वे कहना चाह रहे हैं कि अभी बिहार में जंगल राज है तो फिर आप कुछ करिए ना, बैठ करके
करके ट्वीट करने से तो कुछ नहीं होगा। अब तो आप सोशल मीडिया के राजा बन गए हैं, सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा, ये कहना है संभावी चौधरी का। आपको बता दूं कि इन दिनों तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ दुबई की यात्रा पर हैं। इस दौरान भी उन्होंने ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार सरकार द्वारा ली गई गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को महज औपचारिक बताया है और लिखा है कि ऐसी समीक्षा बैठक का क्या फायदा और औचित्य जिसमें राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव और एडीजी भी उपस्थित ना रहे। यह शीर्ष स्थल अधिकारियों की अनुपस्थिति दर्शाती है कि विधि व्यवस्था पर मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर है। एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षित एवं संपोषित करके बिहार वासियों की जान के साथ खेल रही है। दोस्तों, बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है, जिससे कि लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है, खास करके जमीन के कागजात में लोगों को दिक्कत आ रही है। इसी को देखते हुए नीतीश सरकार ने एक नया अपडेट जारी किया है। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे पर 3 महीने तक रोक लगा दी है, जो आपको पहले भी बताया गया है इसी वीडियो में शुरुआत में। इसकी जानकारी बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दी है। जब बिहार में अब जमीन मालिकों को अपनी जमीन के कागजात जुटाने के लिए 3 माह का समय मिल गया है, इससे लोगों की परेशानी कम होगी। आपको बता दूं कि कैथी लिपि में लिखित केवला को लेकर के आ रही समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे। जब बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि सर्वे स्थगित करने के संबंध में 1-2 दिनों में विभाग के स्तर पर पत्र जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार में बिहार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बिहार में बने शुद्ध देसी घी को निर्यात सूची में शामिल कर लिया गया है। अब विदेशी बाजार में ब्रांड बिहार चमकने को तैयार है। यूरोप और अमेरिका के लोग भी बिहार में बने शुद्ध घी का स्वाद अब चख सकेंगे। सरकार ने इसके निर्यात की व्यवस्था कर ली है। अगले कुछ माह के अंदर ही बिहार में बने शुद्ध घी को कनाडा भेजने की तैयारी चल रही है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन ने इस मामले पर एक्सिम बैंक के साथ करार को आगे बढ़ाया है। जब संभव है कि अगले 2 माह के भीतर कॉम्फेड अपने बड़े ब्रांड सुधा घी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार देगा। सुधा घी को अमेरिकी और फिर यूरोपीय बाजारों में भी उतारने की योजना पर काम चल रहा है। बिहार और झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों के लोग बड़ी संख्या में अमेरिका और फिर यूरोप के अलग अलग देशों में छठ का त्योहार मनाते हैं। छठ के त्योहार के दौरान घी की मांग विशेष रूप से रहती है। दोस्तों, गंगा नदी से लगे क्षेत्रों और फिर पंचायतों में बाढ़ से भारी तबाही मची है। भोजपुर, वैशाली, छपरा, बक्सर सहित विभिन्न जिलों के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन बेपटरी हो गई है। हालांकि इन जिलों में पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन दुश्वारियां बरकरार है। हजारों एकड़ में लगी फसल जलमग्न हो गई है। जब भोजपुर के बरहड़ा प्रखंड के गंगा नदी की गोद में बसी सिन्हा, बलुआ, सोहारा और फिर कई सारे इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जब 50% से अधिक घरों में पानी घुस गया है। लोग कोइलवर, बक्सर, तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। सिन्हा में जाने वाली दोनों मुख्य सड़कों के अलावा गांव की लगभग सभी सड़कों पर पानी भर गया है। गाजीपुर पंचायत के सभी गांव का जिला और फिर प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। बाढ़ से काफी भारी तबाही मची है। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में महादलित बस्ती अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नवादा पहुंचे। इस दौरान उनका हालचाल जाना, जब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बारे में भी जानकारी ली। जब पीड़ितों से कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दूं कि नवादा की घटना के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 28 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूरदर्शी नेता माना जाता है। उन्हें पता है कि बिहार को देश का औद्योगिक हब बनाना बेहद मुश्किल है, कारण बिहार समुद्र से काफी ज्यादा दूर है। इसलिए बिहार से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट और फिर इंपोर्ट करना मुश्किल है। यही कारण है कि उनका फोकस बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने पर है। नालंदा को वे इसी तरीके से डेवलप कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार की नजर सीतामढ़ी जिले पर है। दरअसल सीतामढ़ी जिले में पुरोना धाम सीता के जन्मस्थल के रूप में देश भर में विख्यात है। हालांकि यहाँ का मंदिर और फिर रोड आदि समय के हिसाब से उतने डेवलप नहीं है। यही कारण है कि इच्छा रहते हुए सीता के भक्त उनके जन्म स्थान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। अब इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले अयोध्या में राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए बधाई दी है। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि सीतामढ़ी जिले में पुरोना धाम को बिहार सरकार 50 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करके विकसित कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी से अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए राम जानकी मार्ग का
निर्माण जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही पुरोना को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने की मांग की है। जाहिर है कि सड़क और फिर रेल मार्ग से जुड़ जाने के बाद राम भक्त आसानी से पुरोना धाम पहुँच करके सीता के दर्शन कर पाएंगे, साथ ही उनके बचपन से जुड़ी हुई जानकारी भी हासिल कर पाएंगे। इससे एक तरफ भक्तों को फायदा होगा तो दूसरी तरफ पर्यटन बढ़ने से व्यापारियों और फिर सरकार को भी फायदा होगा। दोस्तों, जिन लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन या फिर खून की कमी हो जाती है या फिर जो लोग एनीमिया का शिकार हैं, ऐसे लोगों को हमेशा ये सलाह दी जाती है कि उन्हें अपनी डाइट में आयरन से भरपूर चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन रक्त में यानी कि खून में ऑक्सीजन जोड़ने और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। आयरन शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। शरीर में इसकी कमी गंभीर स्थितियों का कारण बन सकती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग भोजन में बहुत ज्यादा आयरन से भरपूर फूड्स शामिल नहीं कर पाते हैं। साथ ही भोजन में कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जिनमें कैल्शियम भी होते हैं, इसलिए इसके बाद भोजन से आयरन का अवशोषण ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत से लोगों के साथ हम देखते हैं कि आयरन से भरपूर डाइट लेने के बाद भी उनके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर नहीं बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप भोजन से पर्याप्त आयरन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर ऐसे आप अपने नाश्ते के समय कुछ ऐसी फूड्स चुन सकते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में आयरन मौजूद होते हैं और इनकी मदद से आपको आसानी से शरीर से हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यह हेल्थ इन्फ्लुएंसर और फिर आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर दीक्षा भावसार ने कुछ ऐसे स्नैक्स बताए हैं जो कि आयरन से भरपूर होते हैं। डॉक्टर दीक्षा भावकर के अनुसार आप अपने नाश्ते में देसी चीजों का सेवन कर सकते हैं जो कि आप आसानी से आयरन प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी मदद से आप कई अन्य समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। शारीरिक कमजोरी, थकान, बालों का झड़ना, चक्कर आना आदि ऐसे में आप इन फूड्स का सेवन कर सकते हैं। उसमें है सत्तू के लड्डू। ये आयरन और प्रोटीन से भरपूर है, शरीर को भरपूर ऊर्जा प्रदान करता है, त्वचा में सुधार लाता है, इसे आप ले सकते हैं। ये आंवला और चुकंदर दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इनमें विटामिन सी, आयरन, विटामिन बी और फिर फॉलिक एसिड आदि भरपूर होते हैं। वहीं पर भुने हुए चने, एक कप चने में 4.7 मिलीग्राम आयरन होता है या फिर व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता के आधे से 5वें हिस्से के बीच होता है। हालांकि ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये कुछ विटामिन सी भी प्रदान करता है। वहीं पर अनार विटामिन के, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम और फिर प्रोटीन से भरपूर होता है। हालांकि कई अन्य फल हैं जिनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। वहीं पर सत्तू का चीला, जैसे सत्तू के आटे और फिर मसालों से बनाया जाता है जिससे ये पचने में आसान और फिर तृप्तिदायक भी होते हैं। वहीं पर रागी में आयरन होता है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और फिर एनीमिया से लड़ने के लिए आवश्यक है। वहीं पर दाल और फलियां, जी हाँ, चना, मूंग, मसूर, लाल राजमा, सफेद बीन्स जैसी फलियां आयरन से भरपूर होती है और इन्हें दोपहर के भोजन में आप खा सकते हैं। वहीं पर नारियल के लड्डू कैल्शियम और फिर आयरन से भरपूर होते हैं, आप इसे भी सेवन कर सकते हैं। वहीं पर करी पत्ता की चाय, जब सुबह करी पत्ता की चाय की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी है जो कि इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने और फिर आयरन और बालों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। वहीं पर मिक्स्ड ड्राई फ्रूट, जो आयरन के स्तर में सुधार करने के लिए तिल के बीजों का सेवन भोजन के बाद मुखवास के रूप में या फिर सुबह खजूर, किशमिश और अंजीर के साथ किया जा सकता है। ये अद्भुत ड्राई फ्रूट संयोजन आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन ए और फिर सी से भरपूर होते हैं जो कि आप इससे ले सकते हैं।